जनरल स्टडीज के ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में आज हम लेक्चर 14 जो है उसको कवर करेंगे और यहाँ पे हम प्लेट टेक्टोनिक्स पार्ट 2 को देखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स पार्ट 1 में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था और देखा था प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या फंक्शन होता है हमारे अर्थ के केस में। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का हमने देखा था, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो अर्थ के ऊपर जितने भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो माउंटेन्स हो, हिल्स हो या प्लेन्स हो, उनकी फॉर्मेशन में जो है उनका बहुत ज्यादा रोल होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो थी माउंटेन फॉर्मिंग में, हिल्स में, प्लेन्स में अपना एक रोल प्ले करती है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट्स ओरिजिनेट हुई हैं या प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, ये जो है किस तरह से पता चला था, तो इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई थी। तो फर्स्ट थ्योरी जो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है उसको कवर कर चुके हैं। बची हुई दो थ्योरीज जो हैं, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, उसको हम आज के लेक्चर में जो है कवर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, ये जो लेक्चर है यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, देन प्रीवियस लेक्चर के जो एमसीक्यूज के आंसर्स हैं वो इसमें दिए गए हैं, देन प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि एक सिंगल लैंडमास जो था वो एग्जिस्ट करता था और जो सिंगल लैंडमास था वो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में जो था डिवाइडेड था। उसको टिथिस सी जो थी वो डिवाइड करती थी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मिलियन ईयर्स लगने के बाद, जो हमारा प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये जो प्रेजेंट अर्थ का स्ट्रक्चर है, वो फॉर्म हुआ था। क्लियर है? बट उस जो थ्योरी है, उस थ्योरी के एविडेंसेस हमें दिए गए थे, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे? जो हमारे एल्फ्रेड वेगनर थे, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया था, वो उस कौन कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में जो है बताना भूल गए थे। उन्होंने पोल फ्लीइंग फोर्स के बारे में बोला, उन्होंने पोल फ्लीइंग फोर्स के बारे में बोला, फोर्स ऑफ बॉयंसी के बारे में बोला और टाइडल फोर्सेस के बारे में बोला, इन फोर्सेस के बारे में बोला। बट वो इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि क्या रोल था इनका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, वो एक्सप्लेन करना उनका रह गया था। दूसरी चीज ये जो क्रिटिसिज्म में दी गई थी वो ये था कि पोल फ्लीइंग फोर्स, टाइडल फोर्स जो है हमारी वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं, तो वो इतने लार्ज चंक ऑफ माउंटेन्स जो हैं उनको कैसे जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकती हैं। तो एल्फ्रेड वेगनर जो थे वो इन सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए जो थी फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बनता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो थी किसने प्रपोज की थी, तो उनका नाम था हैरी हेस। तो हैरी हेस जो थे उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो थ्योरी है उसको प्रोपाउंड किया था, उसको प्रपोज किया था। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए इसको। देन सेकंड पॉइंट जो लिखा है, व्हेन ओशनिक प्लेट्स डाइवर्ज, जब ओशनिक प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं तो टेंशनल स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो टेंशन क्रिएट होती है, दैट कॉजेज फ्रैक्चर, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के क्रस्ट में फ्रैक्चर्स क्रिएट होते हैं टू अकर इन द लिथोस्फेयर। क्लियर है? अब यहाँ पे इस पॉइंट में दो चीजें बताई गई हैं। फर्स्ट है कि ओशनिक प्लेट डाइवर्जेंस के बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि हम सी फ्लोर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ओशनिक प्लेट्स के बारे में यहाँ देखेंगे। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कन्वर्ज, एक होता है कन्वर्ज और एक होता है डाइवर्ज, एक होता है डाइवर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है जब दो चीजें एक दूसरे के पास में आ रही हूं, जब एक दूसरे के पास में कोई चीज आती है तो उसे कन्वर्ज बोला जाता है। जब दो चीजें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो उन्हें डाइवर्ज बोला जाता है। क्लियर है? जब दो ओशनिक प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही होंगी तो क्या होता है, एक टेंशन सी क्रिएट होती है, एक टेंशनल स्ट्रेस क्रिएट होता है, टेंशनल स्ट्रेस क्रिएट होगा जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स क्रिएट होते हैं हमारी ओशनिक प्लेट्स में। और जब वो फ्रैक्चर्स क्रिएट होते हैं तो उससे आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वो ये है, बसाल्टिक मैग्मा rises from the fractures and cools on the ocean floor to form new sea floor. क्लियर है? अब हमने यहाँ पे देखा दो ओशनिक प्लेट्स जो थी वो डाइवर्ज हो रही हैं, टेंशन या टेंशनल फोर्सेस या स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से जो है फ्रैक्चर क्रिएट हो रहा है हमारे जो क्रस्ट है उसके ऊपर।
जब वो फ्रैक्चर क्रिएट होते हैं तो हमें पता है कि क्रस्ट के नीचे जो है वो मेंटल लेयर प्रेजेंट है। जो वो मेंटल लेयर है वहां पे वो मैग्मा का सोर्स है। तो होता क्या है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी हमारा मैग्मा होता है वो वीक स्पॉट से अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, यही पढ़ा था हमने। तो जब यहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट हुआ तो मैग्मा जो है उन फ्रैक्चर्स के थ्रू हमारे ओशन के फ्लोर के सरफेस पे आ जाएगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये लावा हमारे ओशन के फ्लोर पे आता है ये कूल डाउन हो जाएगा और रॉक की फॉर्मेशन होती है। और इस तरह एक नए सी फ्लोर का जो है वो निर्माण होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। द न्यूली फॉर्म्ड सी फ्लोर, जो नया सी फ्लोर फॉर्म हुआ है या उसको हम ओशनिक क्रस्ट बोलेंगे, जो नया सी फ्लोर फॉर्म हुआ है या जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, देन ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द रिज, तब वो एक दूसरे से दूर मूव करना स्टार्ट करते हैं। एंड इट प्लेसेस एंड इज टेकन बाय अ न्यू इवन न्यूअर सी फ्लोर, और उसका जो जगह है, उसकी जो प्रेजेंट जगह थी, जो जहां से वो डाइवर्ज कर गया है, यहां से वो डाइवर्ज कर गया, तो जो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इसको एक नया सी फ्लोर जो है, न्यू सी फ्लोर जो है इसको ऑक्यूपाई कर लेगी। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विद टाइम ओल्डर रॉक्स आर स्प्रेड फार्दर अवे फ्रॉम द स्प्रेडिंग जोन, जो हमारी ओल्डर रॉक्स हैं या मतलब हमारी पुरानी रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो एक दूसरे से दूर जो है वो मूव करेंगी। वाइल यंगर रॉक्स विल बी फाउंड नियर द स्प्रेडिंग जोन, जबकि हमारी जो नई बनी हुई रॉक्स हैं या यंगर हमारी रॉक्स हैं वो स्प्रेडिंग जोन से पास में हमें मिलेंगी। तो ये एविडेंसेस जो थे वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने दिए थे। अब होता क्या है इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। पहले हम एविडेंसेस को देख लेते हैं कि क्या क्या एविडेंसेस दिए गए थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो फर्स्ट जो एविडेंस दिया गया था वो एविडेंस था नेचर ऑफ द ओशनिक रॉक्स अराउंड द मिड ओशनिक रिजेस। क्लियर है? आपने इसको पहले अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। हम आगे की तरफ को जाएंगे तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि इस एविडेंस के बोलने का क्या मतलब था। तो नेचर ऑफ ओशनिक रॉक्स अराउंड मिड ओशनिक रिजेस ये है। दूसरा एविडेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक्स अलोंग द मिड ओशनिक रिज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज हमारे फर्स्ट एविडेंस में भी है और हमारे सेकेंड एविडेंस में भी लिखा है। और फर्स्ट एविडेंस में हमारा है ये है कि वो रॉक्स की एज के बारे में बोल रहा है, नेचर ऑफ ओशनिक रॉक्स, और दूसरा बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। अगर आपसे पूछा जाए सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कौन कौन से एविडेंसेस थे तो था आपका नेचर ऑफ ओशनिक रॉक्स या एज ऑफ ओशनिक रॉक्स अराउंड द मिड ओशनिक रिजेस, और दूसरा एविडेंस जो था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक्स अलोंग द मिड ओशनिक रिज। अब थोड़ा सा इसको हम डायग्रामेटिक क्लैरिटी ले लेते हैं, फिर हम दोबारा से इस स्लाइड पे आएंगे डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज में आपको एक सी फ्लोर दिखाया गया है। ये सी फ्लोर है, आपका सी है, ये आपकी लैंड है, ये आपकी लैंड है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। यहाँ पे अब होता क्या है, यहाँ पे क्रस्ट है, जैसे अर्थ पे के सरफेस पे क्रस्ट है वैसे ओशन के नीचे भी एक क्रस्ट होती है। क्लियर है? अब होता क्या है, जिस तरह हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर मतलब जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके सरफेस के ऊपर डिफरेंट प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, उसी तरह ओशन के सरफेस के नीचे भी हमारी प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? तो होता क्या है, हमारे मेंटल में जो मेंटल लेयर है हमारे अर्थ की, जो मेंटल लेयर है अर्थ की, वहां वो मैग्मा का सोर्स है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई थी कि मैग्मा जो है वो वीक स्पॉट को फाइंड करता है, वीक स्पॉट को फाइंड करेगा, और जैसे ही वो वीक स्पॉट को फाइंड करता है और तभी वो अर्थ के क्रस्ट पे आ जाता है। क्लियर है? ऐसे ही होता है, ऐसे मैग्मा आता है, वीक स्पॉट को फाइंड आउट करेगा और वीक स्पॉट के थ्रू हमारे अर्थ के क्रस्ट पे आ जाता है। क्लियर है? जब ये अर्थ के क्रस्ट पे आ रहा है तो इसने क्या किया, इस प्लेट को भी यहाँ पे धक्का दिया, इस प्लेट को भी यहाँ पे धक्का दिया। क्लियर है? तो ये दो जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देती हैं, एक दूसरे से डाइवर्ज होना स्टार्ट कर देती हैं। क्लियर है? डाइवर्जेंस स्टार्ट हो गई। अब क्योंकि यहां से निकल रहा था ये वाली प्लेट इस साइड को डाइवर्ज हो रही है, इस साइड को ये वाली डाइवर्ज हो रही है, पर अगर देखा जाए तो ये वाली प्लेट एक टाइम पे एक दूसरे का पार्ट होती थी। तो जो
नेचर ओशन रॉक का इस यहाँ पे होगा, वही रॉक का नेचर यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो यही एविडेंस हमारा फर्स्ट एविडेंस बनता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, कि जो हमारी नेचर है या रॉक की एज है अराउंड द मिड ओशनिक रिज, ये मिड ओशनिक रिज है, इसके अराउंड जो भी एज या नेचर है हमारी रॉक्स की वो सिमिलर होती है। क्लियर है? अब आपको फर्स्ट एविडेंस जो है वो समझ में आ गया। अब दूसरा एविडेंस जो है उसको हम थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा और क्लैरिटी ले लेते हैं हमारे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की। अब हमने पढ़ा क्या था? पहली बात ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थी हेनरी हेस ने दी थी, ठीक है। सेकंड चीज उन्होंने बोली थी कि दो ओशनिक प्लेट्स जो है एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगी, डाइवर्ज कर रही हैं, ये से डाइवर्ज कर रही हैं, तो क्या हुआ? अब किसी भी दो चीजों को आप खींचोगे, मतलब किसी भी रबड़ को आप ले लीजिए या फिर तो होता क्या है, तो वहां पे टेंशन प्रोड्यूस होती है, उसको टेंशन प्रोड्यूस होगी। जब दो चीजों को खींचेंगे तो उसको तनाव सा महसूस होता है, तो टेंशनल स्ट्रेस यहाँ पे क्रिएट होता है। और जब टेंशनल स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेस क्रिएट होगा तो उसकी वजह से क्या होते हैं? क्रैक्स या फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स या फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे एक क्रैक या फ्रैक्चर हमारा डेवलप हो गया। इस क्रैक या फ्रैक्चर से हमारे ओशनिक सरफेस के ऊपर लावा आता है, लावा आता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये लावा जो होता है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ये हमारे जब अर्थ के क्रस्ट पे आई या ओशन के क्रस्ट पे आई तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये टेम्परेचर जो है लोअर हो जाएगा और ये हमारा रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारा बनता है एक न्यू फ्लोर, यहाँ पे हमारा बनता है एक नया फ्लोर। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। ये यहां तक हमने देख चुके हैं कि ये मैग्मा जो है वो मेंटल उसका सोर्स है, ये ओशनिक क्रस्ट जो है वो मूव कर रही हैं। क्लियर है? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहां से लावा राइज होता है हमारे सी के सरफेस पे, इसको मिड ओशनिक रिज बोलते हैं, इसको मिड ओशनिक रिज बोलते हैं, इसको मिड ओशनिक रिज बोलते हैं। क्लियर है? ये मिड ओशनिक रिज है। तो ये होता क्या है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे प्लेट्स हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे जो है वो न्यू, यहाँ पे न्यू फ्लोर है, यहाँ पे न्यू रॉक है या न्यू मिनरल्स हैं। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इस मिड ओशनिक रिज से, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो हमारी रॉक की जो एज है, रॉक की जो एज है वो बढ़ती जाएगी, रॉक की जो एज है वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अब आपको पता है जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत तो होगा ही, जो चीज जन्मी है उसका अंत तो होगा ही। तो ये न्यू रॉक जो है इस तरफ को मूव कर रही है, इस तरफ को मूव कर रही है, और ये ओशनिक रॉक है और ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो ये ओशनिक क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जो है वो धंसती जाएगी। तो जैसे ही ये मेंटल पे पहुंचेगी, ये मेंटल पे पहुंचेगी तो इसका टेम्परेचर जो है, मेंटल का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है, तो ये रॉक जो है या ये फ्लोर जो है ये भी मेल्ट कर जाएगा, ये भी मेल्ट कर गया और ये फाइनली मैग्मा में कन्वर्ट हो गया, ये फाइनली मैग्मा में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? इसी तरह से ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो थी कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। अब कन्वेक्टिव करंट थ्योरी जो है उसका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि जो एक करंट्स के बारे में या जो मैग्मा फॉर्म होता है अर्थ के सरफेस पे आता है, रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, सी फ्लोर स्प्रेड होते हैं और डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स बनते हैं हमारे सी फ्लोर पे, वो जो है उसका जो बेसिस है वो कन्वेक्टिव करंट थ्योरी ही बनती है। इसलिए कन्वेक्टिव करंट थ्योरी को सोल भी बोला जाता है, मतलब उसकी आत्मा बोला जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की आत्मा है हमारी कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। क्लियर है? जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है वो ये है, आर्थर होम्स जो है इन 1930s डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्टिव करंट्स इन द मेंटल। क्लियर है? तो कन्वेक्टिव करंट थ्योरी किसने दी थी? कन्वेक्टिव करंट थ्योरी दी थी हमारी आर्थर होम्स ने। क्लियर है? उन्होंने बताया था मेंटल में डिफरेंट तरह के कन्वेक्टिव करंट्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल है मैग्मा क्रिएशन के, वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो फॉर्म हो रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब उन्होंने बताया कि ये करंट्स जनरेट क्यों होते हैं, उन्होंने बताया ये करंट्स जनरेट होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से।
जो कि थर्मल डिफरेंसेस कॉज करते हैं हमारे मेंटल के अंदर। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इन द मेंटल seeks a pain to escape and give rise to the formation of convective currents in the mental। उन्होंने बोला जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कन्वेक्टिव करंट्स जो है मेंटल के अंदर फॉर्मेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। wherever rising limbs of these currents meet, मतलब उन्होंने बोला जहां इन दो राइजिंग लिम्स इन करंट्स की मीट होती हैं या मिलती हैं, ओशनिक रिज आर फॉर्म्ड, वहां पे ओशनिक रिज हमारे फॉर्म होते हैं ऑन द सी फ्लोर ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये पॉइंट हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा सी फ्लोर स्प्रेडिंग के ये पॉइंट वहीं पे डिस्कस हो चुका है। एंड व्हेनेवर द फॉलिंग लिम्स मीट, जब फॉलिंग लिम्स मीट करती हैं, फॉलिंग लिम्स मीट करती हैं, ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड, तो ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। जब दो ओशनिक प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं तब हमारे मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं, जब दो प्लेट्स हमारी ओशनिक प्लेट्स जो है कन्वर्ज करती हैं तब हमारे ट्रेंचेस बनते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द मैग्मा इन द मेंटल। अब इसने जो था वो रीजन बताया कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्यों मूव करती हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो मूव इसलिए करती हैं क्योंकि जो मैग्मा है हमारे मेंटल के अंदर वो भी कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट में है, वो भी कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट में है, इसलिए हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है ओवर मेंटल वो हमारी हमेशा मोशन में रहती हैं। तो इसने हमें प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट के मूवमेंट्स के बारे में जो था करेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी है। अब देख लेते हैं कन्वेक्टिव करंट थ्योरी ने जो बोला था। यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है इस पर्टिकुलर इमेज में, ये आपको मेंटल की लेयर दिखाई जा रही है, ये मेंटल है आपका। तो मेंटल में हमें पता है मेंटल जो है वो मिलके बना होता है हॉट विस्कस लिक्विड का, विस्कस लिक्विड का मिलके बना होता है। तो होता क्या है, क्योंकि ये लिक्विड अब कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो ये मूव कर रहा है, ये हमारा मैग्मा जो है वो मूव कर रहा है। तो जब ये प्लेट्स जो है डाइवर्ज कर रही हैं तो राइजिंग लिम्ब जो है, जो ये लिम्ब्स है ये राइज करेंगी, ये लिम्ब्स जो है वो राइज करेंगी। जब ये राइज करेंगी तो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर मैग्मा या लावा आएगा और नए सी फ्लोर का जो है वो बर्थ होगा, नया सी फ्लोर जो है उसका बर्थ होगा। क्लियर है? जब ये लिम्ब्स जो है ये कन्वर्ज कर रही होती हैं या ये डाउनवर्ड पोजीशन में होती हैं तो हमारी ओशनिक प्लेट्स जो है वो कन्वर्ज करती हैं, जो ओशनिक प्लेट्स है हमारी कन्वर्ज करती हैं। जब वो कन्वर्ज करेंगी तो हमारे ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये आपका लिथोस्फेरिक है, लिथोस्फेयर आपको पता है क्रस्ट और मेंटल से मिलके बना होता है, मेंटल की अपर लेयर से, क्रस्ट और अपर लेयर ऑफ मेंटल से मिलके हमारा लिथोस्फेयर बनता है। अब इसके नीचे क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर होता है, एस्थेनोस्फेयर होता है। एस्थेनोस्फेयर हमारी वीक लेयर है, वीक लेयर है, और एस्थेनोस्फेयर जो है वो वहां से मैग्मा का रिलीज होता है। तो ये मेंटल है हमारा, मेंटल को ये एस्थेनोस्फेयर बोला जाता है। यहाँ पे आपको कन्वेक्टिव करंट्स दिखाए गए हैं और उनकी मूवमेंट दिखाई गई है। क्लियर है? ये मैं पीछे पूरा एक्सप्लेन हो चुका है आपका, बट ये डायग्राम आप देख लीजिए, थोड़ी आपको क्लैरिटी आएगी अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के साथ कि कन्वेक्टिव करंट कहाँ मूव करते हैं। ये आपके प्रीवियस लेक्चर के एमसीक्यूज हैं, ये आप टैली कर लीजिए और इनको मार्क कर लीजिए, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। अगर किसी ने कुछ इनकरेक्ट किया है, आपने अपने क्वेश्चंस में इनकरेक्ट मार्क किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस सेशन ही है। आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और उनको देखिए कि वो गलत क्यों है, आपने क्या सोच के उनको मार्क किया था। अब प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो है उनको हम देख लेते हैं। आज हम ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, आज इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
तो यहाँ पे नॉट पूछा गया है कि कौन सी इनमें से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। तो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 3 थ्योरीज पढ़ी थी। तो फर्स्ट थी हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हमने पढ़ी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है हमने। दूसरी हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ा था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ा था। थर्ड हमने कन्वेक्टिव करंट थ्योरी के बारे में पढ़ा, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी के बारे में पढ़ा। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमें कन्वेक्टिव ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया हुआ है। दूसरा हमें पोल वॉन्डरिंग दिया हुआ है। थर्ड हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट दिया हुआ है। फोर्थ हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया हुआ है। तो इसमें से 2 तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स का पार्ट है, तो इसका मतलब फर्स्ट जो है वो हमारा आंसर नहीं है। डी ऑप्शन जो दे रखा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये हमने अभी लेक्चर में पढ़ा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है प्लेट टेक्टोनिक के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। अब बचे ये दोनों, पोल वॉन्डरिंग और ट्रांसफॉर्म फोल्ड। तो इन दोनों में से क्या आंसर है, ये आप थोड़ा सोचिए, इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि इन दोनों में से क्या आंसर है। मैं आपको बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, पोल वॉन्डरिंग। पोल वॉन्डरिंग इसका आंसर क्यों है? पोल वॉन्डरिंग जो है वो प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड नहीं है। पोल वॉन्डरिंग जो है अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड है। पोल वॉन्डरिंग जो है वो अर्थ के रोटेशन से हमारे रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट है आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोल ड्रम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब डोल ड्रम्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है पढ़ा हुआ है। जिन्होंने डोल ड्रम्स के बारे में नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है वो हमारी लेक्चर सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको डोल ड्रम के बारे में थोड़ा इंडिकेशन हो जाए। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं, फर्स्ट ए ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्म हाई प्रेशर, सेकंड ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्म लो प्रेशर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हाई विंड वेलोसिटी एंड थर्ड डी दे रखा है हाई ह्यूमिडिटी। तो डोलड्रम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इक्वेटर के पास लाई करते हैं। क्या क्या पढ़ा था, आप फैक्ट को रिकॉल कीजिए कि इक्वेटर के पास लाई करते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, या आपको अगर इतना भी पता है कि डोलड्रम इक्वेटर के पास लाई करते हैं तो इसका आंसर तक कैसे पहुंचना है। आपको पता है इक्वेटर के ऊपर सूरज आता है, सूरज आता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा वहां प्रेशर हमारा कम होता है, तो इसका मतलब डोलड्रम्स पे लो प्रेशर एरिया है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, हाई प्रेशर तो हो नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो पहला ऑप्शन तो नेगेटिव हो गया। हाई विंड वेलोसिटी यहाँ पे है नहीं क्योंकि डोलड्रम्स जो होते हैं वो वहां पे काम एटमॉस्फेयर होता है। हाई ह्यूमिडिटी वहां पे है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डोलड्रम जो है दैट आर यूनिफॉर्म लो प्रेशर एरियाज। क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द हॉरिजेंटल विंड सर्कुलेशन। जो हॉरिजेंटल विंड सर्कुलेशन है नियर द अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस इज ड्यू टू। जो हॉरिजेंटल विंड सर्कुलेशन है अर्थ सरफेस पे वो किसकी वजह से होती है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है प्रेशर ग्रेडियंट, सेकंड दे रखा है फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड दे रखा है कोरियोलिस फोर्स। अब आपको पता है कि विंड्स जो होती है, मैंने जब आपको विंड्स का लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था विंड्स फ्लो करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। क्लियर है। तो इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट तो ऑप्शन सही है हमारा, प्रेशर ग्रेडियंट तो सही है ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन होता है विंड का या नहीं होता है। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे अर्थ के या विंड के हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन के लिए। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ठीक है। अब अगर हम थोड़ा अपने ऑप्शंस को देखें तो हमें पता है कि इसमें तो सिर्फ फर्स्ट मेंशन है, इसमें सेकंड और थर्ड है, और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 और 2 दोनों मेंशन है, तो वो है ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है, कोरियोलिस फोर्स अगर किसी को नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेशन से और अपनी नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ओजोन होल्स आर प्रोनाउंस्ड एट द। ओजोन होल्स कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो दे रखा है दैट इज ए इज इक्वेटर, बी दे रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी दे रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और डी दे रखा है पोल्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बारे में मैं आपको जब इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि ओजोन होल्स सबसे ज्यादा पोल्स पे प्रोनाउंस्ड क्यों होते हैं। बस आपने पोल्स से रिलेटेड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में
जो है वो याद रखना है। ये आपने कीवर्ड मुझे तब बताना है मैम स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में आपने बताया था। तो ओजोन होल्स है वो मोर प्रोनाउंस्ड होते हैं हमारे पोल्स पे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस आज के लेक्चर का, वो है मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स है हमारे, उनके क्या फीचर्स होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, यूजली मोर मूव अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, आर जनरली फाउंड ओनली ओवर द ओशंस। दे आर जनरली फाउंड ओनली ओवर द ओशंस। तो नेक्स्ट जो सी ऑप्शन दे रखा है, जनरली ब्रिंग क्लियर स्काईज एंड लिटिल प्रेसिपिटेशन। डी ऑप्शन है, आर फॉर्म्ड इन द रीजन्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। अब अगर आपने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है साइक्लोन्स कैसे क्रिएट होते हैं। साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। साइक्लोन्स हमारे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर फॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। क्लियर है? अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन चाहिए, या आपको क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट उसमें मार्क करवा दिए जाएं, या आपको सीधे आंसर्स बता दिए जाएं। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दीजिएगा।